तो एक और आईपीओ मार्केट में दस्तक दे चुका है, केएसएच इंटरनेशनल। अब सवाल वही है, क्या ये एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर इसे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा? चलिए इस पूरे एनालिसिस में हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं ताकि एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल सके। तो हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल नंबर्स की गहराई में जाएंगे, इसकी ताकतों और कमजोरियों को तौलेंगे, आईपीओ की डिटेल्स और सबसे ज़रूरी वैल्यूएशन को परखेंगे और फिर इन सब के आधार पर पहुंचेंगे अपने आखिरी फैसले पर। तो पहला सवाल, आखिर ये केएसएच इंटरनेशनल करती क्या है और मार्केट में इसकी जगह क्या है? चलिए समझते हैं। ओके, तो केएसएच इंटरनेशनल असल में मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स और कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स यानी सीटीसी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में कहें तो ये वो खास तारें हैं जो बिजली से चलने वाली लगभग हर मशीन के दिल में होती हैं, जैसे इनेमल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स। अब सवाल ये है कि ये खास तारें इस्तेमाल कहाँ होती हैं? सोचिए, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स, पावर जनरेटर्स, इंडस्ट्रियल मोटर्स और सबसे इंटरेस्टिंग ईवी मोटर्स में। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे घरों के अप्लायंसेस से लेकर बड़े बड़े पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स तक हर जगह इनकी ज़रूरत है। खासकर ईवी और पावर जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में इनकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, केएसएच इंटरनेशनल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत के टॉप 3 वाइंडिंग वायर मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। इनके क्लाइंट्स में बड़ी बड़ी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब वो कंपनियां जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, वो शामिल हैं। साथ ही इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी मजबूत है, जो कंपनी को एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि कंपनी क्या करती है। अब देखते हैं कि वो इसे कितनी अच्छी तरह कर रही है। चलिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि सच कहूं तो नंबर्स कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू पर नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो करीब 950 करोड़ था, वो FY 24 तक बढ़कर 1382 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये एक बहुत ही स्टेडी क्लाइंब है और खास बात यह है कि ये ग्रोथ इंडस्ट्री के एवरेज से काफी बेहतर है। और कहानी सिर्फ रेवेन्यू पर नहीं रुकती, प्रॉफिट ग्रोथ तो वाह और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट 18 करोड़ से दोगुना होकर 37 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। मतलब करीब 40.5% से ज्यादा का 3 ईयर CAGR, जो कि बहुत ही सॉलिड माना जाता है। अब कुछ और ज़रूरी मैट्रिक्स देखते हैं। हाँ, मार्जिन्स थोड़े कम हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 2.5 से 3% के बीच है, जो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए टू बी ऑनेस्ट नॉर्मली है। अच्छी बात यह है कि डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11 से 12% के बीच बना हुआ है। तो आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, एक बड़ा हिस्सा जाएगा कर्ज चुकाने में, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। इससे कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगा और नेट मार्जिन्स में सीधा सुधार देखने को मिल सकता है। बाकी पैसा कैपेसिटी बढ़ाने और वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होगा। चलिए अब एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि कंपनी की ताकतें इसके सामने खड़े रिस्क्स के मुकाबले कितनी मजबूत हैं। एक तरफ पॉजिटिव्स एकदम साफ हैं, मार्केट में लीडरशिप पोजीशन, मजबूत एक्सपोर्ट, ईवी और पावर सेक्टर से आती हुई जबरदस्त डिमांड और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, कम प्रॉफिट मार्जिन्स और कुछ बड़े क्लाइंट्स पर थोड़ी ज्यादा निर्भरता। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं और क्या इसकी कीमत सही है? चलिए वैल्यूएशन की पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है आईपीओ की डिटेल्स जिन पर ध्यान देना है। इशू 16 से 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 365 से 384 रुपीस। टोटल इशू साइज 710 करोड़ का है और एक लॉट में 39 शेयर्स होंगे। और अब सबसे जरूरी सवाल, वैल्यूएशन। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो करीब 40 से 44 के बीच आता है। अब एक लो मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यह वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पर है। साफ शब्दों में कहूं तो कंपनी सस्ती नहीं मिल रही है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम अपने अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर आ गए हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर दूर रहना ही बेहतर है? तो फैसला क्या है? देखिए, वन साइज फिट्स ऑल जैसा जवाब यहां बिल्कुल नहीं है। इसलिए
चलिए इसे अलग अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल्स के नजरिए से समझते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पसंद हैं और जो कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव का रिस्क ले सकते हैं, वो एक स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशन पर विचार कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए हाई वैल्यूएशन और लो मार्जिन्स चिंता का विषय हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ना ही सही रहेगा। और जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ट्रेड करते हैं, उन्हें आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन नंबर्स और जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए। तो हमारा ओवरऑल वर्डिक्ट है कॉशियस सप्लाई। मतलब ये एक फंडामेंटली मजबूत बिजनेस है जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं और कर्ज कम करने की योजना भी पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशंस प्रीमियम है और मार्जिन्स पतले हैं। आखिर में बस एक सवाल सोचना जरूरी है, एक मजबूत बिजनेस लेकिन ऊंची कीमत पर, क्या ये रिस्क लेने लायक है? इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से खुद ही तय करना होगा।